नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। ठीक है, तो आपका हम काव्य खंड और गद्य खंड कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कृतिका भाग 1। इसमें आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, मेरे संग की औरतें और रीढ़ की हड्डी। ठीक, जिन बच्चों ने किताब अभी तक नहीं देखी है वो देख ले, इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ये रहा, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी और माटी वाला, ये 3 कराए गए थे और ये तो 2 करा ही नहीं गए हैं। तो 3 में से 2 आपके अब की बार आपकी सिलेबस में है। ठीक है, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, मेरे संग की औरतें की जो वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट 74, 75 और 76, 3 वर्कशीट आई थी इसकी। और इसमें देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। यहाँ नानी जी विलायती ज़िंदगी क्यों पसंद करने लगे। ठीक है, यहाँ पे अपने याद होगा जो मेरे संग की औरतें थी, जिसमें एक लेखिका थी। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया संस्मरण है। अपने परिचित लोगों से संबंधित घटनाओं और विचारों को स्मरण या याद करना करके लिखना ही संस्मरण है, लेकिन ये संस्मरण कुछ अलग ढंग से है लिखा गया है। तो यहाँ से ध्यान से देख लेते हैं, डायरेक्ट यहीं पे आते हैं। ठीक है, मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में वह 3 बहनों को खुद कहानियाँ सुनानी पड़ी। नानी ने कहानी भले न सुनी हो, लेकिन नानी की कहानी जरूर सुनी। मतलब नानी से कहानी नहीं सुनी, लेकिन नानी की कहानी जरूर सुनी। तो पता होगा, ये आप पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको डिटेल से ये पाठ के देखनी है तो मैंने वर्कशीट 74 और 75 और 76 में समझा रखा है। लेकिन जो इसके प्रश्न के उत्तर हैं तो लगभग अब की बार वर्कशीट में तो जो चैप्टर के हैं तो इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे। नानी जी विलायती ज़िंदगी क्यों पसंद करने लगे। ठीक है, नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती थी। लेखिका अपनी नानी से कभी नहीं मिली थी, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व के से क्यों प्रभावित थी। इस प्रकार के आ सकते हैं आपके। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश की सहायता में आप अपनी नानी या दादी से संबंधित किसी घटना को लिखिए। ठीक है, वर्कशीट आपकी 74 थी। आपकी 74 के बाद आपकी आ जाती है वर्कशीट 75। आगे चलती है कहानी, और कहानी में आपको याद होगा, अक्सर हमने पढ़ा था, किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर क्यों नहीं थी। बारात आई थी, सभी चले गए थे बारात में। ठीक है, और गांव में कुछ औरतें जो रहती वो बारात में नहीं गई हुई थी। तो शादी से सिलसिले में तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रतजग्गा मना रही थी। लेखिका ने चोर को बदकिस्मत क्यों कहा। तो देखेंगे, जिस कमरे में चोर चोरी करने घुसा था उसमें लेखिका की माँ सोई हुई थी पहले से। इस गद्यांश और पाठ के आधार पर लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं उभार कर लिखी। लेखिका की माँ हमेशा सच बोलती थी और दूसरे की बातों को इधर की उधर नहीं करती थी, इसलिए घर में उनका सभी सम्मान करते थे। चोर क्यों घबरा गया। चोर पकड़े जाने पर घबरा गया और अंधेरे में लेखिका की माँ को उसके मुंह पर बंधा कपड़ा और कमर में भांग आसानी से दिख गया। तो उन्होंने सोचा कि यार ये बुढ़िया को तो रात में भी सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें कहानी में और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे इनके संवाद भी हमने लिखा था, याद है। तो चोर और माँ के बीच के संवाद ये नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार के हो सकते हैं। 75 के बाद वर्ष चलते हैं। 76 में ये भी था, माँ जी मन्नत का असर रहा होगा, मैं नहीं, मेरी चारों बहनों में लड़की के नाते। ठीक है, भावना का शिकार नहीं हुई थी। ठीक है, तो मेरी संग की औरतों वाला ही है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, लेखिका की चारों बहनों की लड़की होने के नाते किस हीन भावना के शिकार क्यों नहीं हुई। तो 76 का आंसर इस प्रकार से आपको लिख देना है। लेखिका का मानना था कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मतलब उनके खानदान में बहुत दिनों से कोई लड़की नहीं हुई थी। उन्होंने मन्नत मांगी थी कि लड़की हो। मेरी चारों बहनों भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। लेखिका के माता पिता की कितनी बेटियां थी। तो ये देखेंगे, लेखिका के माता पिता की 5 बेटियां थी। रानी बाहर का नाम मंजुला भगत, उमा बाहर का नाम मृदुला,
जो लेखिका खुद है, गौरी जिसका बाहर का नाम चित्रा था, रेणु और अंचला, इनको कुछ लिखा नहीं गया है। प्रश्न नंबर 3, शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज कैसे शुरू हुआ? तो शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज नारीवाद चलने के बाद शुरू हुआ। मन्नू भंडारी कौन है? मन्नू भैया मन्नू भंडारी हिंदी सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखक ने इन्हें लेखन के लिए जब इन्होंने लिखना शुरू किया, इन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया। आपने मन से अपना नाम का चुनाव किया। प्रश्न नंबर 5, शादी के बाद लड़कियों को अपना नाम बदल लेना चाहिए, सोचिए और अपने विचार लिखिए। हो सकता है ये 2 नंबर में आ सकता है आपका। तो इस प्रकार से शादी के बाद एक महिला अपना सरनेम बदलती है या नहीं, ये उसका खुद की मर्जी है। नाम को लेकर उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता, ये उसका कानूनी अधिकार भी है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास एग्ज़ाम हिंदी का पेपर है उसमें देखेंगे तो इसमें यहाँ से कुछ आया भी हुआ था। ठीक है, ठीक है, देखो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपके। अब हम अपने विकट टोटला पार करना पड़ा डॉक्टर तिब्बती लहासा की ओर से है, जो आपका कुछ पैसेज दिया गया है और इस पैसेज से कुछ 3 प्रश्न पूछे गए, तीनों प्रश्न को उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो जो इस कविता से जो मतलब कि ये है, ये यहाँ पे ये वाला, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की माँ सबके दिलों पर राज करती थी, इसका क्या कारण था? संक्षेप में लिखिए। ये क्वेश्चन है। दूसरा है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा फिर भी उसके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? अब यहाँ ध्यान दूँ तो ये सेम टू एज इट क्वेश्चन यहाँ पे आया है। ठीक है, लेखिका की माँ, ये रहा प्रश्न नंबर 4, लेखिका अपनी नानी से कभी नहीं मिली थी फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? ठीक है, क्वेश्चन एज टिक ऐसे ही है और मैंने इसका आंसर आपको दिखा दिया है। नहीं तो आपको वर्कशीट जो 74 है वो आप अपने पास भी देख लेंगे, ऑफलाइन आपको वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, अब रीढ़ की हड्डी पाठ का उद्देश्य क्या, संक्षेप में लिखिए। रीढ़ की हड्डी, देखो ये अगला रीढ़ की हड्डी, ये भी आपका SC2 पिछली बार भी आया था, आपकी बार SC2 में भी है। तो ध्यान से देखेंगे रीढ़ की हड्डी। अगर आपको पाठ को समझना है तो आपको जो वर्कशीट है कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी? 77 से। किससे? 77, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, अगर इस चीज़ को आप समरी कर लोगे, ठीक है, तो जल्दी से वर्कशीट 77, ठीक है, आपकी वर्कशीट 78 और वर्कशीट 69, ये आपकी लगातार आपकी वर्कशीट है। मैं तो कहूँगा रीढ़ की हड्डी जो है आपकी मेरे संग की औरतें, दोनों का पढ़ लें। हो सकता है आपकी बार उलट करके दे सकता है, इसमें से प्रश्न उत्तर पूछ लेगा। ठीक है, इसमें से प्रश्न उत्तर भी पूछ सकता है इस प्रकार से। ठीक है, प्रस्तुत गद्य में हिंदी में कौन सी विधा लिखी गई? एकांकी। इस एकांकी के किसके लेखक है? जगदीश चंद्र माथुर। एकांकी किस विषय पर लिखी गई है? यह एकांकी समाज में व्याप्त रूढ़िवादी जो विचारधारा है महिलाओं को लेकर, उसके ऊपर लिखी गई है। इसके विभिन्न व्यक्तियों या पात्र के नाम लिखिए। ठीक है, रीढ़ की हड्डी नहीं होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है स्वावलंबी होना। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका और ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर देखने के लिए आपको वर्कशीट 77 देखनी होगी और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने वर्कशीट कर रखी है तो आपको वेलकम है, बहुत ही अच्छा, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसके बाद आपका आता है, ठीक है, 77 के बाद 78 में इस प्रकार से क्वेश्चन है आपके। ठीक है, रीढ़ की हड्डी वाला ही है। इस प्रकार से सकते गोपाल प्रसाद के कानों में क्या भनक पड़ी? ठीक है, कि भाई उनकी बहू पढ़ी लिखी है और क्या, इसी बात की भनक पड़ी थी। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? पहला का आंसर इस प्रकार से लिखेंगे आप। 78 मेरे पास में दिखा देता हूँ। स्वरूप की बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, यह भनक पड़ी है उनको, और उनको पढ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू चाहिए नहीं थी। इस गद्यांश में लड़के लड़कियों में क्या भेद किया गया है? लड़के लड़कियों में भेद करना चाहिए, हाँ कर लो, क्या दिक्कत है? एक का पेपर इजी दे दो, एक का पेपर हार्ड दे दो। एक बच्चा कह रहा था, अभी मैंने कल जो एक वीडियो डाली थी जो इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट दे के ना, तो ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में बॉयज़ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बॉयज़ भी जाते हैं, क्वाड स्कूल भी है यहाँ पे। और वो कह रहा था सर हाँ लड़कियों का इतना इजी पेपर बनाया जाता है। ठीक है तो भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। तो इस पद्यांश में शारीरिक व मानसिक बनावट के आधार पर भेदभाव किया गया है, जैसे पढ़ाई लिखाई, दाढ़ी मूछ आदि। नहीं, हमें लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। ईश्वर कभी नहीं करता लड़के लड़कियों में भेदभाव, तो हम क्यों करें? तो दूसरा है, तीसरा, अब तक किए गए
पाठ के आधार पर गोपाल प्रसाद का चरित्र विशेषताएं बताइए। ये मुझे लग रहा है आपके बार ये आपका इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो गोपाल प्रसाद एक रूढ़िवादी विचारधारा वाला व्यक्ति है जो समय के साथ बदलना नहीं चाहता तथा लड़कियों को पुरानी रीति रिवाज के अनुसार ही रखना चाहता है। ये आपका प्रश्न नंबर 3 के बाद 4, राम स्वरूप गोपाल प्रसाद का एहसान क्यों मानता है? अबे भैया उनके घर पर शादी हो रही थी। राम स्वरूप लड़की का गोपाल प्रसाद का एहसान इसलिए मानता है क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर के साथ लगभग हो चुका है और रस्मों की बात चल रही है। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो गर्ल्स हॉस्टल के सामने इनका लड़का इधर उधर दौड़ता भागता रहता था, इसको मारा भी गया था। ठीक है, तो और राम स्वरूप की बेटी ने बताया भी था इस बात को लेके। तालीम से आप क्या समझते हैं? क्या यह सिर्फ मर्दों का अधिकार है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तालीम मतलब शिक्षा ही होती है आपकी। ठीक है, तो तालीम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान या उपदेश होता है। नहीं, तालीम पर केवल मर्दों का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रकृति के नज़र में सभी एक समान है और सभी के पास समान अधिकार होना चाहिए, चाहे वह शिक्षा हो या कोई अन्य ज्ञान। ठीक है, बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, वर्कशीट 78 है। अगर आपको इस वर्कशीट 78 पढ़नी है तो इस बार देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट वर्कशीट है आपकी 79। ठीक है, यह भी उसी से है, रीढ़ की हड्डी से ही है। उमा कॉलेज में पढ़ी है, यह सुनकर गोपाल प्रसाद क्यों चिल्ला उठा? अबे भैया गोपाल प्रसाद थाई बकलोल चिल्ला उठा। गोपाल प्रसाद को राम स्वरूप ने बताया था कि उनकी बेटी केवल मैट्रिक पास है और इसके आगे उसने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फूफा जी को पता चल गया ये बड़ी लड़की पढ़ी हुई, चिल्ला उठा इतने में। शंकर कहाँ से और किसके पैरों के मुंह पड़कर छिपर भागे थे? शंकर को लड़कियों के हॉस्टल के पास से भगाया गया था और नौकरानी के पैरों में पड़कर उसने मुंह छिपाकर भागा था। आपको क्या लगता है उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद से उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोला होगा? तो देखो तीसरे का आंसर इस प्रकार से लिखना है। गोपाल प्रसाद उच्च शिक्षित बहू नहीं चाहते थे और राम स्वरूप उसके लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहते थे, इसलिए वह बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाता थे। मतलब उनको उच्च शिक्षा वाली बहू नहीं चाहिए थी, इस वजह से अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को ये छुपा रहे थे। लेकिन आज ज़माना उलट हो चुका है, आज शिक्षित बहू चाहिए सभी को। क्या आप इस बात से सहमत हैं? लाइक और फॉलो करें। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की चरित्र कमियों की ओर संकेत करना चाहती है, जैसे शंकर लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए तथा वहां से उसे भगाया गया तथा नौकरानी के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगी थी। ठीक है, और प्रश्न नंबर 5 ये था इस प्रकार से, उमा जैसी लड़की 5वां था। ठीक है, उमा जैसी लड़की जैसे व्यक्ति वाले हमारे समाज में होना बहुत ज़रूरी है। इस समाज में तथाकथित ठेकेदारों की कलई खोल सकती है और उन्हें आईना दिखा सकती है। शंकर एक चरित्रहीन किस्म का दब्बू लड़का है, वाला शारीरिक रूप से सक्षम है, समाज को उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको ये दोनों चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। पिछली बार मेरी संख्या औरतों में साथ, हम अब की बार रीढ़ की हड्डी में से आ सकता है। मुझे रीढ़ की हड्डी वाला जो चैप्टर है काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ठीक है, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ न कुछ मदद मिली होगी। इस वीडियो से थोड़ी बहुत सी मदद मिली हो तो एक लाइक बटन तो बनता ही है। आपको लगा हो कि मैंने थोड़ा सा आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट की है तो एक लाइक जरूर कर सकते हैं। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बिल्कुल सही। जय हिंद, जय भारत।